हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हमारे AYTF प्रीवियस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में बहुत बेसिक और बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको ठोस के बारे में जानकारी होना चाहिए, पदार्थ के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठोस कैसा होता है, इनकी अवस्थाएँ क्या होती हैं, पदार्थ क्या होता है। तो इन सब के बारे में यदि हमको जानकारी रहता है तभी इस चैप्टर को हम आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो इसमें चलिए पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। जैसा कि हमने दोस्तों इसको नोट कर रखा है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें बोला है पदार्थ क्या है। वह जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे अनुभव किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसी बात जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान निमास हो और जिसे अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इनकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, ये पदार्थ कितनी अवस्थाएं में पाई जाती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। हाँ, तो दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, मतलब सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड द्रव और गैस। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, हमें क्लास 6 से ही पढ़ने को मिलता है। तो सॉलिड मतलब ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि सॉलिड और द्रव, गैस। तो अब ये जानने से हमको ये पता होता है कि अब भाई ये ठोस का क्या मतलब होता है, द्रव का मतलब क्या होता है, गैस का मतलब क्या होता है। तो जो ठोस होता है आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो ठोस का आयतन होता है वो निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, और अंतरा आणविक बल इसका क्या होता है? प्रबल होता है। अब इसमें रही बात कि अंतरा आणविक बल क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम द्रव को देख लेते हैं। इसमें जो बता रहा है कि द्रव का जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है कि भाई मान लीजिए द्रव में यदि हम पानी को ही ले लेते हैं, तो यदि उसको हम कहीं पर भी अगर किसी थाली में या किसी में भी अगर रखते हैं, तो वो जहाँ तक स्थान भाई उसका स्थान आयतन बनता है, और जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब कि यदि हम पानी को कहीं लड़ा दें तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं बनता है, या किसी चीज़ में रख लेते हैं तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं बनता है। और गैस का तो आप समझ ही रखते हैं, इसका भाई ना तो कोई आयतन होता है निश्चित, और ना कोई आकार इसका निश्चित होता है। और जो द्रव होता है, इसमें द्रव जो अंतरा आणविक बल होता है वो मध्यम मतलब कम होता है, और गैस में जो अंतरा आणविक बल होता है वह दुर्बल ना के बराबर होता है। तो इसमें सब कुछ बातें क्लियर है, मगर हमें अंतरा आणविक बल ये बातें क्लियर नहीं, तो इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा रफ पर। यहाँ हम ठोस के लिए अंतरा आणविक बल को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण इसको बोलते हैं, ये आपस में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि पहले हम इसको बना लेते हैं कि इनके जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं, इनके जो बीच का स्पेस है बहुत कम है, मतलब कि ये आपस में बहुत व्यवस्थित ढंग से मतलब कि बंधे हुए हैं। तो इसी को बोलते हैं अंतरा आणविक बल, मतलब कि ये बहुत ही मजबूती ढंग से आपस में एक दूसरे को पकड़ कर बंधे हुए हैं। तो इसी को बोलते हैं अंतर। इनके बीच जो स्पेस है ये बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब कि आपस में बहुत नज़दीकी तरीके से बंधे हुए हैं। तो इसी को बोलते हैं अंतराणविक बल। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो अंतराणविक मतलब कि आपस में बहुत मजबूती ढंग से पकड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसमें बोला गया कि जिसका अंतराणविक बल मतलब अंतराणविक बल प्रबल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये द्रव, और द्रव के लिए हमारा क्या होता है, जो अंतरा आणविक बल क्या होता है? मध्यम मतलब कि कम होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इसकी अपेक्षा इसका ज़्यादा है। तो इसका जो अंतरा आणविक बल मतलब कि जो बंध बनाने की क्षमता, मतलब कि जो आपस में जो बंधे हुए हैं, वो इनके अपेक्षा इनका कम है। तो इस तरह से इनका जो अंतरा आणविक बल होगा ये इनकी अपेक्षा इनका
कम होगा। इस तरह से हमारे गैस के लिए भी, तो इस तरह से हमारे गैस के लिए जो होगा वो इन दोनों के अपेक्षा काफ़ी दुर्लभ होगा, काफ़ी दुर्लभ होगा, यहाँ तक कि एकदम ना के बराबर होगा। तो अंतरा आणविक बल इसी को हम कहते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, अब इन सब के आधार पर हम इसका डिफिनीशन भी बता सकते हैं दोस्तों। जैसे कि वे पदार्थ जिनका आयतन, आकार और मतलब आयतन निश्चित हो और आकार निश्चित हो और उनके मध्य जो अंतराणविक बल वो कैसा हो, प्रबल हो, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। और लिक्विड के लिए भी हम बता सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो और उनके मध्य जो अंतराणविक बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम हो, उसे क्या बोलते हैं, द्रव कहते हैं। और गैस का भी वही इसी हिसाब से, जैसे कि आयतन भी अनिश्चित हो, आकार भी अनिश्चित हो और जो अंतराणविक बल होता है वो मतलब कि द्रव की अपेक्षा काफ़ी दुर्लभ होता है। तो ऐसे पदार्थ को मतलब कि गैस कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम थोड़ा लिख कर समझ लेते हैं सही से। यहाँ पर डिफिनीशन की बात है तो दोस्तों ये हम डिफिनीशन तो ऐसा, जैसा कि आप देख रहे हैं आयतन, आकार, इन तीनों चीज़ों को देखकर बस ऐसा पदार्थ के हम डिफिनीशन को बता सकते हैं। अब जैसे पता भी हम लोग को होगा कि सॉलिड मतलब ठोस जिसका निश्चित आकार और आयतन निश्चित होता है, अंतराणविक बल प्रबल होता है, ऐसे पदार्थ को ठोस बोलते हैं। और द्रव के बारे में आप ही देख सकते हैं। ऐसा मतलब कि ये सब चीज़ों को देखकर आप डिफिनीशन अपने से ही बना सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हमको ये देना है कि ठोस के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट। तो ठोस अवस्था, इसमें से जो अवस्थाएं हैं इसमें से हमको क्या पढ़ना है, ठोस अवस्था। अब हमारे पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गई, ठोस, द्रव, गैस। तो जिसमें से हमको ठोस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब ये ठोस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस भी हमारे कितने प्रकार के, दो होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ठोस अवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या होता है, जैसे कि आप डिफिनीशन यहाँ पर हम लिखे हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, ज्यामिति मतलब आकार, एवं उनका गलनांक एवं कथनांक क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि इसमें देखिए ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, सोडियम हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये सब ले सकते हैं। अब जैसे कि उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आकार, एवं उनका गलनांक एवं कथनांक। गलनांक एवं कथनांक का मतलब ये हुआ कि जो उनका गलने पिघलने का जो वो होता है वो निश्चित होता है, एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं और एक निश्चित डिग्री उसका तापमान घट जाने पर वो क्या होते हैं, जमते हैं। ये पदार्थ मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जो बोलता है कि गलनांक एवं कथनांक इसका निश्चित होता है। तो एक निश्चित टेम्परेचर पर जो ठोस होता है क्रिस्टलीय ठोस वो पिघलता है और एक निश्चित टेम्परेचर घट जाने पर वो क्या होता है, जमता है। अब यहाँ पर रही बात कि ये बोल रहा है कि उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो इसका मतलब भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसको अवयवी कण बोलते हैं, ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, ना कि एक इधर एक उधर, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। इसी को बोलते हैं कि इसका जो अवयवी कण होता है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए अब हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में कुछ जान लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किससे कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस ना बताने से पहले आप लोग समझ सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस पर जस्ट इसका अपोजिट हम बता देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देख लेते हैं। तो बस इसमें हमें अक्रिस्टलीय ठोस में दोस्तों बस इसका अपोजिट बताना है कि वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण जो होते हैं क्या होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति मतलब आकार निश्चित नहीं होती है, एवं उनका गलनांक एवं कथनांक निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए उसमें आप कांच ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं।
तो इसमें ज़ाहिर सी बात अब रही बात कि अवयवी कण इसके जो होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसके जो क्रिस्टली ठोस के जो अवयवी कण हैं वो आपस में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, और इसके जो अक्रिस्टली ठोस के जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, आपस में एक क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे। जैसा कि इस तरह से, कुछ इस टाइप से इसके जो अवयवी कण होंगे वो कुछ इस टाइप से व्यवस्थित होंगे, और जो क्रिस्टली ठोस के होते हैं वो के इस टाइप से होंगे। तो ज़्यादा सी बात, बस क्रिस्टली ठोस को याद रखना है, और जस्ट उसका अपोजिट आप लोग बता देंगे तो उसका अक्रिस्टली ठोस का डिफिनीसन हो जाएगा। तो चलिए उसके बारे में आप हम आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पेपर में हमें क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस में अंतर स्पष्ट करने को देता है। तो जब हमें अंतर स्पष्ट करने के लिए देगा तो हमें जायज़ सी बात है, यदि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस का परिभाषा पता है तो हम तो अंतर तो स्पष्ट कर ही सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या होता है, एक क्रिस्टली ठोस का कॉलम बनाना पड़ता है, एक अक्रिस्टली ठोस का कॉलम बनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसको कुछ इस तरह से। यदि आपसे पेपर में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधी सी क्रिस्टली व अक्रिस्टली ठोस में अंतर इस तरह का हेडिंग डालकर सेम डिफिनीशन को उतार देना है। यहाँ पर बस कॉलम बना लेना है, एक क्रिस्टली ठोस का, एक अक्रिस्टली ठोस का। क्रिस्टली ठोस में क्रिस्टली ठोस का परिभाषा और अक्रिस्टली ठोस में अक्रिस्टली ठोस का परिभाषा। जैसा कि हमने सेम डिफिनीशन को यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। क्रिस्टली में वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं, और अक्रिस्टली में वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। तो इसमें और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि इसको वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको वास्तविक ठोस नहीं कहते हैं, और इसका जो ज्यामिति आकार निश्चित होता है, इसका अनिश्चित होता है। तो इस तरह से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यदि पेपर में ऐसा पूछता है तो आप इस तरह की हेडिंग डालकर कॉलम बनाकर इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ पदार्थ और उनकी अवस्थाएं और ठोस के बारे में जानकारी हुआ। तो इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें से हमें फर्स्ट चैप्टर में ठोस अवस्था दिया है तो ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें ठोस के बारे में भी जानकारी हुआ। ठोस हमारा 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। और तब चलिए अब इस ठोस के बारे में थोड़ा हम और डिटेल से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे देख लेते हैं। अब हमें ये क्रिस्टल हमारा कितने प्रकार का होता है। क्रिस्टल मतलब ठोस ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बेंडिंग फोर्स। आप इसको समझ सकते हैं कि बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण मतलब ठोस हमारा ये क्रिस्टल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि क्रिस्टलों का वर्गीकरण। यहाँ पर बंधों के आधार पर क्रिस्टल का वर्गीकरण, क्रिस्टल मतलब ठोस का ही वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसमें एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भी बोल सकते हैं आप। आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टल, आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस। उसके बाद कोवैलेंट सॉलिड मतलब कि सहसंयोजी क्रिस्टल, और उसके बाद मेटेलिक क्रिस्टल मतलब धात्विक ठोस, धात्विक क्रिस्टल। तो आप जानते हैं कि ये आणविक ठोस और आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस ये होते कैसे हैं, मतलब आणविक क्रिस्टल या आयनिक क्रिस्टल। चलिए इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की परिभाषा। ये कहता है कि इनके संगठक कण अणु होते हैं, जिनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। कहने का मतलब कि जो इसके संघटक कण होते हैं वो अणुओं से मिलकर मतलब कि वो क्रिस्टल जो अणुओं से मिलकर बना होता है और जिनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता हो, ऐसे क्रिस्टल को मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मतलब आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका CO2 हो गया, I2 हो गया, इस तरह से। तो चलिए अब इसका हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आयनिक क्रिस्टल, इनके संघटक कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। आप कहने का मतलब कि जो इसके संघटक कण होंगे वो उनमें एक धन आयन होगा, एक ऋण आयन होगा, और इनके मध्य जो बल होगा
वो प्रबल होगा, मतलब कि काफ़ी मजबूती होगी इन दोनों अणुओं इनके दोनों बीचों जो धन आयन और ऋण आयन संघटक कण होंगे, इन संघटक कणों के बीच जो बल होगा काफ़ी प्रबल होगा। तो ये धन आयन ऋण आयन क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जैसे कि हम समझ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कि NaCl को ले लेते हैं, NaCl को ले लेते हैं। तो इसके संघटक कण जो मान लीजिए ये हो गए हैं, तो इसमें देखते हैं कि Na जो हमारा होता है प्लस चार्ज दिखाता है, Cl माइनस चार्ज दिखाता है। तो ये क्या होता है कि अब ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि आपस में जब जुड़ जाएंगे तो NaCl बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन में बता रहा है कि इनके संघटक कण जो होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है, और इनके मध्य जो यहाँ पर इनके मध्य जो बल होता है वो प्रबल होता है, काफ़ी प्रबल होता है। और एक दूसरे को क्या कहते हैं, आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल प्लस या माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि आप उसमें देख सकते हैं कि इनके संघटक कण धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, जिनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर सोडियम को NaCl CaCl2 इसको ले सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कोवैलेंट क्रिस्टल, इनके संघटक कण क्या होते हैं, परमाणु के होते हैं। इनके मध्य प्रबल सहसंयोजी बंध होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सहसंयोजी क्रिस्टल या कोवैलेंट क्रिस्टल। अब इसका एक चीज़ और बचा हुआ है, मेटलाइट सॉलिड, मतलब मेटलाइट क्रिस्टल, मतलब धात्विक ठोस, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें मेटेलिक क्रिस्टल आप देख सकते हैं, इनके संघटक कण धातु के धन आयन होते हैं, धातु के धन आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। तो इसका मतलब तो नहीं समझना, चलते इसको हम थोड़ा डायग्राम में समझ लेते हैं। इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो दिया था कि इसके जो संघटक कण होते हैं धातु के धन आयन होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस चार्ज में रहता है। इस तरह से इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके जो बीच, मतलब कि एक तरीके से जो बता रहा है कि समुद्र में डूबे रहते हैं। तो कुछ इसका डायग्राम इस तरह से होता है। जो इसके संघटक कण होंगे वो धातु के धन आयन होंगे, ये चीज़। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमें ठोस के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों, जिससे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पर छोड़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।